नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यूअसली बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आपका द क्वेस्ट 001 पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सोलर सिस्टम के विषय में, जहां हम देखेंगे कि आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या और बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा आज के ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे सूर्य के विषय में और देखेंगे कि ये जो सूर्य है वो क्या है, किस प्रकार की इसकी आंतरिक संरचना है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सोलर मिशंस के विषय में और क्लास के लास्ट में मैं आपके लिए कुछ PYQs को लेकर के आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और शायद पूछे जाते रहेंगे, इसलिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज के सेशन की शुरुआत हम एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ में करना चाहते हैं जिसमें लिखा है कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो अगर आपको ये सूर्य बनना है और आप भी चाहते हैं कि आप भी इस सूर्य जैसे प्रकाशमान होइए और खुद के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित कीजिए, तो आपको भी इस सूर्य जैसा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत से कोट के साथ में हम शुरू करते हैं आज का सेशन जो है सोलर सिस्टम के विषय में, यानी कि सौर मंडल के विषय में। अब आप बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की यानी कि सौर मंडल की, तो देखिए बच्चों, ध्यान से शब्दों को देखिएगा। अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत सी चीजें खुद ब खुद समझ में आएंगी। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सौर मंडल, यानी कि ये कुछ ऐसा मंडल है जो कि सूर्य को केंद्र में रख करके बनाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके केंद्र में सूर्य है और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज आपको देखने के लिए मिलते हैं सोलर सिस्टम में, ये इसके अराउंड किसी न किसी कारण से रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये कारण है, आइए समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सन की, तो चूंकि जो सूर्य है इसका मास लगभग 99.8% है, इतना अधिकतम मास। इस कारण से चूंकि सूर्य का मास इतना ज्यादा है, इस कारण से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ही ज्यादा है। और चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है, इस कारण से इस ग्रेविटी के कारण जितने भी यहाँ पर आपको पिंड देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, कॉमेट हो, सैटेलाइट्स हो या फिर ड्वार्फ प्लैनेट हो, ये सारे के सारे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य से बंधे रहते हैं और सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने के लिए मिली और इस कारण से ये जो एक मंडल बनता है, ये जो एक सिस्टम बनता है, इसे ही हम नाम देते हैं सोलर सिस्टम का या सौर मंडल का, जिसमें अलग अलग प्रकार के सेलेस्टियल बॉडीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? खगोलीय पिंड क्या होते हैं? देखिए, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, आकाशगंगा हो, ड्वार्फ प्लैनेट्स हो, नेबुला हो, कॉमेट हो, प्लैनेट हो, ये सारी की सारी चीजें सेलेस्टियल बॉडीज कही जाती हैं। तो इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें क्या क्या चीजें हैं? जिसमें आपको प्लैनेट्स देखने के लिए मिलेंगे, ग्रह देखने के लिए मिलेंगे। और इस सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 8 प्लैनेट्स शामिल हैं। पहले कितने प्लैनेट्स थे आप मुझे बताइए? तो इसमें लगभग 8 प्लैनेट्स, 170 प्लस सैटेलाइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं बौने ग्रह, ये देखने के लिए मिलते हैं और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज आपको देखने के लिए मिलते हैं और इनसे ही मिलकर के ये सोलर सिस्टम या सौर मंडल जो है वो तैयार होता है। तो ये है सोलर सिस्टम के विषय में। आपने बताया नहीं कि कितने प्लैनेट्स हैं। जी हाँ, इसमें अब जो है पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 8 प्लैनेट रह चुके हैं। एक प्लैनेट गायब है जिसका नाम है प्लूटो, जिसे 2006 में IAU के द्वारा इसे ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है वो सनम बेवफा जैसा काम कर रहा था। यानी कि जो भी ग्रह होते हैं उनके लिए एक रूल रेगुलेशन है कि कुछ जो प्लैनेट होंगे वो एक निश्चित कक्षा को फॉलो करेंगे, उनके पास में इतना मास होगा कि वो कहीं ना कहीं एक लगभग गोलाकार को मेंटेन करेंगे और सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। लेकिन प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जो कि इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता था। इस कारण से 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में, जहां हम बात करेंगे कि ये जो सोलर प्लैनेट्स है उनमें। तो देखिए, हमने पढ़ा कि जो सोलर सिस्टम है वो क्या है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, यहाँ आप देखिए इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। देखिए बच्चों,
जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होगी वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इसके हिसाब से हमको पढ़ना है। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं समझेंगे तो हमें बाद में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वहाँ पर आपको बताते हुए चलूँगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। इसमें बताया गया है कि द सिस्टम ऑफ 8 प्लैनेट्स, more than 170 plus natural satellites and innumerable celestial bodies। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें शामिल है ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी कि बौने ग्रह, एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, मेटियोर्स, ये सारी की सारी चीजें जब रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जब ये सारी चीजें सूर्य के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में इसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं तो इनसे ही ये सौर मंडल तैयार होता है। तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन थी। इसके अलावा हम पहले पढ़ चुके हैं कि सूर्य सौर मंडल में जो मुख्य आकर्षण बल है वो क्या है? सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि लगभग 99.8% है, वो भी इसके मास के कारण ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई कि इसका द्रव्यमान कितना है। इसके अलावा जो हमारा जो सन है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी से या मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। सोचिए कि कितना ज़्यादा दूरी पर है। अगर हम देखें तो ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। ये अगर हमारी गैलेक्सी है तो सूर्य आपको कहीं यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये है हमारा सन और इसके सेंटर से ये जो इसकी दूरी है ये लगभग 27,000 लाइट ईयर की है, प्रकाश वर्ष की है। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, जिसे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जब हम आगे की क्लासेस लेंगे तब। तो ये इतने डिस्टेंस में है। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक अजम्पशन के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार, ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें लगभग 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये जो आप विशालकाय ब्रह्मांड देख रहे हैं इसमें 100 अरब आकाश गंगाएं एग्जिस्ट करती हैं और एक आकाश गंगा में 100 बिलियंस ऑफ स्टार एग्जिस्ट करते हैं। अब आप एक कल्पना कीजिए कि वो दृश्य कितना ज़्यादा विहंगम होगा। यानी कि अगर आप सिर्फ एक इमेजिन कीजिए कि अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर मैं वहां पर 100 बिलियन बल्ब्स को एक साथ जला दूं तो उस टाइम का दृश्य कैसा होगा? इतना ज़्यादा प्रकाश, इतनी ज़्यादा ऊर्जा, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? इस सूर्य से। तो सोचिए कि ये सूर्य जो है वो कितना ज़्यादा प्रकाशमान है और क्यों है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि सोलर सिस्टम के विषय में, सौर मंडल के विषय में। लेकिन अगर अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि ये जो सोलर सिस्टम के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य की ग्रेविटी के कारण ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। वो इसलिए गलत हैं कि क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य और इसके अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक निश्चित पॉइंट, जिसे हम नाम देते हैं बैरी पॉइंट, इसके या बैरी सेंटर, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्यों। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं सन की तो हमने देखा कि जो सूर्य है इसका मास क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 99.8%। और इस मास के कारण इसकी ग्रेविटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। और ग्रेविटी के ज़्यादा होने के कारण एक जो मेन केंद्र बिंदु है, या कह सकते हैं जो बैरी सेंटर है, वो बिल्कुल सूर्य के पास बनता है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर। क्योंकि सूर्य जो है उसके पास में इतना एक्सट्रीम लेवल का मास है, इस कारण से ग्रेविटी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखें, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें किसी प्लैनेट का, तो इन दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास में लगभग 0.2% मास एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो बैरी सेंटर है, ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं या कोई भी दो पॉइंट चीज़ें होती हैं, उनका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाता है। कैसे? ये देखिए, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक स्केल को लें ना, मान लीजिए ये एक स्केल है, इसको हम अपने फिंगर टिप पर रखें और हम इसे छोड़ दें, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पर है?
ये दोनों साइड में इसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कि इधर भी वेट बराबर है और इधर भी वेट बराबर है। इस कारण से जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बीच में पड़ रहा है। लेकिन अब इसी की जगह हम कुछ ऐसी चीज ले लें, हैमर यानी कि हथौड़े को, तो अब क्या होगा, चूंकि इसका ज्यादातर वेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका जो बेरी सेंटर होगा या सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके पास में होगा, बिल्कुल यहाँ पर। और इसे ही हम नाम देते हैं बेरी सेंटर का, जो कि आपको सन के साथ में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्यों देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि सूर्य का मास बहुत ही ज्यादा है इस कारण से, और यही कारण है कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सूर्य के करीब बनता है, जिसे हम नाम देते हैं बेरी सेंटर का। और इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि जितने भी प्लैनेट या जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो इवन सन भी, ये सारी की सारी चीजें इस निश्चित पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना मजेदार चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारे सन के विषय में। देखिए ये एक इमेज है, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे। अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए, ये आपको ग्रीन पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है, एक सर्कुलर शेप। तो यहाँ कहीं एक पॉइंट है और ये क्या है, ये है हमारी, ये है सन और ये है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ये दोनों ही इस निश्चित पॉइंट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो और आप इस फिगर के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको बेरी सेंटर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ नई इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं ताकि आप नई चीज़ों से भी अपडेट रहिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के विषय में। देखेंगे कि ये जो सूर्य है वो क्या है। अच्छा, आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आखिर सूर्य ही ऐसी सेलेस्टियल बॉडी क्यों है कि इसके पास में ही अधिकतम प्रकाश है? ऐसा भी तो हो सकता था कि प्लैनेट जो थे उनके पास में ज़्यादातर प्रकाश रहता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सूर्य है इसके पास में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। अभी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन होता क्या है और क्यों इनके कारण से किसी भी स्टार में आपको एनर्जी या ऊष्मा देखने के लिए मिलती है। सूर्य को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगी स्टार के विषय में, क्योंकि सूर्य जो है वो भी एक तारा है ना, और चूंकि सूर्य एक तारा है तो स्टार के विषय में थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए। आप अगर जानते हैं तो ये जो, अगर मान लीजिए ये सन है, तो सन जो है वो लगभग 6 लेयर्स में डिवाइड है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के विषय में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ताकि आप कनेक्ट कर पाइए जब भी मैं स्टार बोलूँ कि स्टार है क्या। तो देखिए सूर्य जो है इसमें लगभग 6 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं कोर का, हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्रोड। और चूंकि जो सूर्य है स्पेशली जो कोर का हिस्सा है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा अधिकतम है कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो इसका तापमान लगभग 14 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का है। अब आप सोचिए कि कितने एक्सट्रीम लेवल की ऊर्जा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। चूँकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, इस कारण से यहाँ पर जो एटम्स हैं स्पेशली हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर के हीलियम में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसे ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं। अगर हम बात करें तो इसके कोर में ही आपको न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि हिंदी में नाभिकीय संलयन की घटना देखने के लिए मिलती है। देखिए हिंदी में अगर आप समझिए तो इसका अर्थ क्या है ना, एक मिनट, नाभिकीय संलयन, और संलयन का ही अर्थ होता है किसी भी चीज को जोड़ना, आपस में संलयित करना। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो 2 परमाणु हैं यानी कि 2 एटम्स हैं, जब कभी ये 2 एटम्स किन्हीं कारण से आपस में मिलते हैं तो इनसे एक बहुत ही बड़े एटम का फॉर्मेशन होता है और जिसे हम नाम देते हैं नाभिकीय संलयन का। और यहाँ पर भी आपको ये घटना देखने के लिए मिल रही है। चूँकि स्टार में जो हाइड्रोजन है, अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो लगभग 74.5% है और हीलियम जो है वो सिर्फ 23.5% एग्जिस्ट करती है, जिस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, इसके 4 एटम जब आपस में मिलते हैं इस न्यूक्लियर फ्यूजन में, इसमें जब
4 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिल करके हीलियम का एटम बनाते हैं, या जैसे ही ये हीलियम के रूप में परिवर्तित होती है, यहाँ से एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी, एक्सट्रीम लेवल की ऊष्मा निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही किसी भी तारे को उसकी खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश मिलता है, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज तारे कहे जाते हैं। यही कारण है कि जो प्लैनेट हैं उनमें खुद की ऊष्मा आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं उनमें तापमान इतना अधिकतम नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर कोई प्लैनेट है और उसमें तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? हम आप रहेंगे ही नहीं, हम आप भस्म हो जाएंगे ना। इस कारण से जो प्लैनेट हैं उनमें खुद की ऊष्मा, खुद की एनर्जी नहीं होती है, जबकि दोनों के कंपोजिशन सेम है, दोनों ही डस्ट पार्टिकल और गैसेस से ही मिलकर के बने हुए हैं फिर भी। तो यहाँ से हमें एक और सीख देखने के लिए मिलती है, क्या कि अगर आपको खुद की एनर्जी चाहिए, खुद का प्रकाश चाहिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सन के विषय में। यहाँ पर हम लोगों ने समझा सूर्य को। अब देखिए हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पर समझा। सबसे पहले तो ये जो है, ये मिल्की वे गैलेक्सी में उपस्थित एक तारा है, ये हम सबको पता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक हेड स्टार है, मुख्य तारा है। इसके अलावा जो सूर्य होता है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। अब हम समझेंगे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। देखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो सबसे पहले क्या है? रोटेशन। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? घूर्णन। और दूसरा क्या है? दूसरा है रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। अब इसमें अंतर क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं घूर्णन की यानी कि रोटेशन की, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगातार घूमती है तो इसे हम नाम देते हैं किसका? रोटेशन का, यानी कि घूर्णन का। और जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, तो मान लीजिए कि अब ये क्या है? अब ये एक स्टार है, सूर्य है, और जब कभी पृथ्वी इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसे हम नाम देते हैं परिक्रमण, यानी कि रिवॉल्यूशन का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। वापस से, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमेगी, यानी कि अगर ये पृथ्वी है, जब ये खुद घूम रही है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? घूर्णन। जब पृथ्वी इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इसे हम नाम देते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण का। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, और कभी कभी चीज़ों में कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें समझनी ज़रूरी थी। और अब मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगर इसके कंपोजिशन की, यानी कि इसके संगठन की, तो सूर्य एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जहां हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें लगभग 74%, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये चीज यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये 74.5% है। ये जो हीलियम है यहाँ पर आपको 23.5% देखने के लिए मिलेगी, और अदर चीज़ों में यानी कि लगभग 2.5% में दूसरी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें डस्ट पार्टिकल है, गैसेस हैं और दूसरे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये है सूर्य के विषय में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सूर्य की लाइट है, इसको पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। अब आप फिर से एक इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो सूर्य है वो किसी कारण से अपनी ऊष्मा, अपनी एनर्जी खो दे, तो क्या होगा? या फिर वो कोलैप्स कर जाए किन्हीं कारण से, तो क्या होगा? तो ये होगा कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी तक आने में लगभग इतना टाइम लगता है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा हमेशा इन चीज़ों को। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर, संरचना के विषय में पूछा गया था कि जो सूर्य है वो प्लाज्मा स्टेट में आपको देखने के लिए मिलती है। प्लाज्मा स्टेट का मतलब क्या है? लगभग एक जेली जैसी संरचना, कुछ इस तरीके का। तो ये है सूर्य के विषय में। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें, अगर हम बात करें सन की प्रॉपर्टी को, तो जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, इसका हम अगर एक
बोले मतलब इसका कंपैरिजन करें अगर हम पृथ्वी के साथ में, अर्थ के साथ में, तो लगभग ये पृथ्वी के मास से लगभग इसका जो मास है ये 3,35,000 टाइम्स बिगर है किसके, पृथ्वी के। और सारी की सारी चीजों का हम तुलना जो है हमेशा पृथ्वी के ही साथ क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वही हमारा घर है और हमें जितनी भी चीजें पढ़नी है वो हमें पृथ्वी को ध्यान में रख करके ही पढ़ना है। इस कारण से तो इसका जो मास है ये लगभग पृथ्वी के मास से इतना ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, तो इसका जो डायमीटर है वो लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर का है। सोचिए कि कितना ज्यादा बड़ा, और ये जो है ये लगभग पृथ्वी से 109 टाइम्स बिगर है, इतना ज्यादा बड़ा। इसका मतलब है कि अगर हम एक बकेट में हम इतना बड़ा बकेट लें कि उस बाल्टी में हम लगभग 109 पृथ्वी को डाल दें, तब कहीं जाकर के ये हमारा सूर्य बनेगा। इतना ज्यादा विशालकाय। सोचिए कि कितनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी होगी वो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके डेंसिटी की, तो इसकी जो डेंसिटी है यानी कि इसका जो घनत्व है ये लगभग 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सिर्फ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सोचिए कि ये पानी से भी ज्यादा इसका घनत्व ज्यादा है। तो इस तरीके से सूर्य के विषय में कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की, तो इसका जो तापमान है वो भी हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला तो इसके सरफेस का टेम्परेचर यानी कि इसके सतह का तापमान, और अगर हम बात करें इसके सरफेस टेम्परेचर के विषय में, तो इसके जो सतह का तापमान है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस का है। और अगर हम बात करें इसके कोर की, तो इसका जो कोर है उसका तापमान लगभग 14 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जितना गर्म है। अब आप सोचिए कि कितना ज्यादा तापमान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं पीपीटी इसकी, यहाँ पर इन सारी चीजों के विषय में डिस्कस किया गया है। इसमें कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चीजों को थोड़ा सा बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो यहाँ से आपको पूछा गया था कि जो सूर्य का मास है वो पृथ्वी के मास का कितना गुना है। जो चीजें यहाँ जरूरी हैं मैं उस पर सब पर इंपॉर्टेंट टिक करूंगी और तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो डायमीटर है इसका ये लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर का है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसकी डेंसिटी 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की है। इसकी एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर की है, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो लगभग अपनी 5 बिलियन साल को जी चुका है, क्योंकि सूर्य की जो उत्पत्ति थी वो लगभग 10 बिलियन साल पहले हुई थी। तो सोचिए कि अब सूर्य को जिंदा रहने में सिर्फ इतना टाइम और बाकी है। और अगर मैं बताऊं कि जब भी कभी भविष्य में सूर्य मरता है तो सूर्य के मरने के बाद वो हमेशा एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि एक बौना ग्रह बनेगा। क्यों बनेगा? जब हम स्टार पढ़ेंगे तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सरफेस टेम्परेचर को, जो कि है 1500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके PYQs में भी शामिल है। इसके अलावा आपके पेपर में भी ये चीज पूछी जा चुकी है। इसका सेंट्रल टेम्परेचर है 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस का। इसका कंपोजिशन अगर हम एटॉमिक मास के आधार पर देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करेंगे बाई नंबर, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगी, लगभग 94%, और इसमें 6% हीलियम देखने के लिए मिलती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूर्य के आंतरिक हिस्से के विषय में, यानी कि सूर्य के अंदर वो जो लेयर्स है वो कौन कौन सी है इसके विषय में। हम किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम हर एक चीज को पढ़ेंगे ना, क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ पर ये चीज भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें सूर्य के स्ट्रक्चर की, वो लगभग मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो है, इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो है इंटरनल लेयर और दूसरी है आउटर लेयर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं
आंतरिक संरचना और दूसरी है बाह्य संरचना। अभी हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि ये कैसे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरा क्या है? आउटर स्ट्रक्चर, इसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? बाह्य संरचना। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी कि आंतरिक संरचना की, तो ये दोनों ही जो लेयर्स हैं ये वापस से लगभग 3 हिस्सों में बटी हुई हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है कोर का हिस्सा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रोड, लेकिन हमें हिंदी के चीजों को ध्यान नहीं देना है। तो इसमें क्या है? सबसे पहला आता है क्रोड। इसके बाद जो दूसरी लेयर है ये हमें देखने के लिए मिलती है रेडिएटिव जोन, यानी कि विकिरण मेखला। विकिरण मेखला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी देखा था कि वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, और चूंकि वहां पर नाभिकीय संलयन हो रहा है, इस कारण से यहाँ से कुछ एनर्जी बाहर की ओर निकलती है जो कि रेडिएटिव जोन में जाती है, और इस कारण से हम इसे ही विकिरण मेखला कहते हैं। तो दूसरी क्या है? विकिरण मेखला। और इसके बाद जो तीसरी लेयर है वो है कन्वेक्शन जोन की, यानी कि संवहनीय मेखला। तीसरी लेयर क्या है? कन्वेक्शन जोन। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं संवहनीय मेखला। और संवहनीय मेखला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सन के मैटर्स हैं उनमें संवहन हो रहा है। अब ये संवहन क्या है? घबराइएगा मत, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ पर है संवहनीय मेखला। अब जब अगर हम बात करें सूर्य के आउटर स्ट्रक्चर के विषय में, बाह्य संरचना के विषय में, तो ये वापस से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है फोटोस्फेयर, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल ही एक ऐसा भाग है सूर्य का जो कि हमें पूरे तरीके से विजिबल होता है, यानी कि देखने के लिए मिलता है। तो इसमें सबसे पहला क्या आया? इसमें सबसे पहला आया फोटोस्फेयर। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है क्रोमोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण मंडल। और ये जो क्रोमोस्फेयर है, आपको यहीं पर डायमंड रिंग की संरचना देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये कुछ ऐसे रिंग्स होते हैं कि जो क्रोमोस्फेयर होता है उसमें लगभग 1 से या कह सकते हैं 2 से 3 कुछ छोटे छोटे लाइट्स जैसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बेली बीड्स। और जब ये बेली बीड्स आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें ही हम बोलते हैं डायमंड रिंग। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अभी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट की जो लेयर है वो है कोरोना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक फोटो, इसके एक ऑर्डर को, क्योंकि इसका ऑर्डर भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ये क्रम, एक सीरीज जो है देखने के लिए मिलती है, जिसमें सबसे पहले आता है कोर का हिस्सा। जब हम कोर से आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको रेडिएटिव जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही रेडिएशन पास हो रही है। फिर आता है कन्वेक्शन जोन, यानी कि संवहन मेखला। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो सूर्य के मैटर हैं वो लगातार अप एंड डाउन प्रोसेस में चल रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो सूर्य के मैटर्स हैं, जो सूर्य के पदार्थ हैं, उनमें लगातार संवहन हो रहा है, और इस संवहन के कारण ही इसे हम संवहनीय मेखला कहते हैं। इसके बाद जो लेयर है वो है फोटोस्फेयर, यानी कि प्रकाश मंडल। यहाँ पर आप वही वाला जो गाना नहीं है, तू खींच मेरी फोटो, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रकाश मंडल ही एक ऐसा हिस्सा है सूर्य का जो कि हमें पूरी तरीके से विजिबल होता है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं बाहर की ओर, तो यहाँ पर हमें मिलता है वर्णमंडल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, और जो कि रेडिश कलर का होता है। और हमने देखा कि यहाँ पर डायमंड रिंग की संरचना आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद सबसे जो आउटर लेयर है वो है कोरोना का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट। तो कुछ ये ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है सूर्य के संरचना को जब हम पढ़ते हैं तब। तो आज के सेशन के लिए बच्चे इतना ही। कल के सेशन में हम बात करेंगे आगे की क्लासेस में। देखिए, अगर मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊं,
तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है सूर्य की। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल बीच का हिस्सा, तो यही है कोर का हिस्सा जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है ना। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है अब आप मुझे बताइएगा। तो इस कारण से यहाँ से एनर्जी निकलना शुरू हुई, और जब ये एनर्जी यहाँ पर आती है तो यही जो हिस्सा है इसे ही हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। फिर इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, जहाँ पर सूर्य के मैटर्स का कन्वेक्शन हो रहा है। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी कि मैं आपको बस ऐसे ही बताते हुए जा रही हूँ। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि चीज़ें आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये है फोटोस्फेयर की लेयर, ये हिस्सा। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये है सबसे बाहरी हिस्सा, जहाँ पर आपको क्रोमोस्फेयर देखने के लिए मिल रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो फ्लेयर्स निकल रही हैं, सोलर फ्लेयर्स, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको एक फोटो, एक इमेज दिखा रही हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर के आई हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो है। एक मिनट, चलिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो सूर्य है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सूर्य स्थित है और ये है मिल्की वे गैलेक्सी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो मैटर्स थे, जब बिग बैंग की घटना हुई उसके कारण जितने भी मैटर्स निकले और फिर बाद में धीरे धीरे करके ये आपस में मिलना शुरू हुए, और जब 10 बिलियन साल पहले सूर्य जो है या सूर्य बनना शुरू हुआ तो वो कुछ इस प्रकार से इसके मैटर्स आपस में जुड़े, जिनसे सन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये देखिए यही है सोलर फ्लेयर। बहुत ही अच्छी देखने के लिए तो लग रही है कि बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखिए तो ये है अब सूर्य की लेयर्स को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये है सूर्य की आंतरिक संरचना। अब देखिए ये 6 लेयर्स में डिवाइड है। ये कौन कौन सी है अभी हम देखेंगे। सबसे अंदर की का जो हिस्सा है, सॉरी सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो है कोरोना, ये जो लेयर आप देख रहे हैं वो वाली। अब देखिए ये है क्रोमोस्फेयर का लेयर, फिर आया फोटोस्फेयर, फिर आपको देखने के लिए मिला कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन, और सबसे आंतरिक संरचना जिसे हम बोलते हैं कोर। अब देखिए इसके कंपोजिशन के विषय में, तो यहाँ पर लगभग 94% हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद सिर्फ 6% में वो हीलियम देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद जो कुछ परसेंट हिस्सा बच रहा है उसमें आपको दूसरी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर आप अब यहाँ पर देखिए तो इसका ये टेम्परेचर बताया गया है कि जो कोर है वो कितना ज़्यादा भयंकर तापमान देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। ये प्रोसेस जो है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके विषय में हम लोगों ने बात किया हुआ था। क्योंकि कोर का तापमान इतना ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो आपस में देखिएगा कि कैसे मिलेंगे। ये देखिए ये एटम्स मिले और इनसे क्या बना, इनसे बनी हीलियम, और जैसे ही हीलियम बनी इसको खुद की ऊष्मा मिलना शुरू हो गई। क्यों हो रहा है ये? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर 3 चीजें भी देखने के लिए मिलती हैं। हम सारी चीजें आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें थी आपके लिए जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आगे की चीजों को मैं आपके साथ में बाद में जो है शेयर करूंगी। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से जो सूर्य है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट PYQs है, अगर आप देखिए यहाँ पर, तो चलिए इसको साथ में मिलकर के देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए अगर आपको चीजें ध्यान में होंगी तो अब आप कमेंट कीजिएगा, अब आपकी बारी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, यानी कि जो सूर्य है उसमें मुख्य एनर्जी स्रोत वो क्या है। इसमें ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना, न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन, केमिकल रिएक्शन, या फिर ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट्रेशन। क्या है इसमें? अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द
अप्रोक्सीमेट सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, यानी कि सूर्य जो है उसके जो सतह है उसका एवरेज जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कितना है? वो है 5500 डिग्री सेल्सियस। और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखिए ये जो है आपके एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2019 में, और ये जो है वो आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2018 में। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है कि विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द सन, यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि सूर्य में बहुतायत या सबसे ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रही है। वो क्या है? वो है हाइड्रोजन। कितने परसेंट? अब आप मुझे बताइएगा। जी हाँ, लगभग 90, अगर हम एटॉमिक मास के आधार पर कहें तो 98%, सॉरी 94%। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सन इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ, यानी कि जो सूर्य है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है, वो किन कारणों से निकल रही है? तो ये निकल रही है जब हाइड्रोजन चेंज हो रही है हीलियम में, और ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखा कि ये चीजें आपके लिए क्यों जरूरी थी? इसीलिए जरूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके लिए एक साइनॉप्सिस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्लास में से जो है शेयर करेंगे, देखेंगे, ताकि ये नोट्स जब भी आप एग्जाम को रिवीजन कीजिए एग्जाम टाइम में, तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो। चलिए आपने इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर हम क्लास को बंद करते हैं, एंड करते हैं इसकी। चलिए ठीक है। आई होप कि आपको आज का सेशन मज़ेदार लगा होगा, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से मिले वो आपको निश्चित रूप से मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।